कैसे आप सभी। आप लोग देख रहे हैं साइकोलॉजी वर्ल्ड बाय एम के सर के द्वारा और ये यूनिट 2 है। चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में, दैट में सोच समस्या। यह यूनिट 2 में है और इसे ज़्यादातर सवाल आते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम दैट में सोच समस्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। किसी भी शोध दैट में रिसर्च का आरंभ एक समस्या से होता है। जब तक समस्या की उत्पत्ति नहीं होगी तब तक शोध के बारे में हम लोग नहीं सोच सकते हैं। तो शोध का आरंभ जो होता है तो उसकी शुरुआत जो होती है वो समस्या से होती है। शोध समस्या जो होता है जितना अधिक होगा उतना ही शोध में स्पष्टता तथा आसानी होगी। समस्या अगर होगा, जितने प्रकार से समस्या होगी तो उसमें स्पष्टता जो होती है मतलब साफ सुथरा ज़्यादा लोगों को समझ में आएगा जितनी स्पष्टता होगी। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि एक सुप्रस्तावित समस्या स्वयं अपना आधा समाधान होती है। ठीक है, यानी सुप्रस्तावित समस्या स्वयं अपना आधा समाधान होती है। सिर्फ समस्या का यही सिर्फ उदाहरण नहीं है, और भी हम लोग देखेंगे। सोच समस्या जो होती है यानी रिसर्च प्रॉब्लम जो होता है उसे क्या तात्पर्य होता है। सोच समस्या दैट मीन रिसर्च प्रॉब्लम एक ऐसी समस्या होती है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक चर, कितने चर, दो या दो से अधिक चरों के बीच दैट मीन वेरिएबल्स बिटवीन एक प्रश्नात्मक संबंध की अभिव्यक्ति होती है। यानी जो सोच समस्या होती है उस सोच समस्या में दो या दो से अधिक चरों के बीच में क्या होता है, प्रश्नात्मक संबंध की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, दैट मीन्स इंट्रोगेटिव रिलेशनशिप होता है। क्वेश्चनात्मक बोले, प्रश्नात्मक बोले, ठीक है। कर्लिंगर के अनुसार शोध समस्या क्या होता है। अगर हम बात करें, किसका, कर्लिंगर का, तो उनके अनुसार क्या होता है। समस्या एक ऐसा प्रश्नात्मक वाक्य या कथन है। इनके हिसाब से क्या है, स्टेटमेंट है। ठीक है ना, समस्या एक प्रश्नात्मक यानी क्वेश्चनेटिव इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है जो यह पूछता है यानी क्वेश्चन एराइज करता है। क्या करता है, ये क्वेश्चन एराइज करता है कि दो या दो से अधिक चरों में कैसा संबंध है। ये क्या करता है, ये क्वेश्चन एराइज करता है कि दो चरों के बीच में कैसा संबंध है। ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा आप लोग को। तो साफ साफ कह सकते हैं कि कर्लिंगन के अनुसार सोच समस्या दैट मीन्स रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, तो समस्या एक ऐसा प्रश्नात्मक वाक्य या कथन होता है जो यह पूछता है कि दो या दो से अधिक चरों में कैसा संबंध है। ठीक है, ये किसके अनुसार था, कर्लिंगर के अनुसार। मैकगुइगन के अनुसार सोच समस्या तीन परिस्थिति में हमारे सामने उत्पन्न होती है। कितनी परिस्थिति में, 3। यानी जो सोच समस्या होती है वो मैकगुइगन के अनुसार जो रिसर्च प्रॉब्लम होता है उसकी जो परिस्थितियां होती है वो तीन तरीके से हमारे सामने उत्पन्न होती है। ठीक है, जब हमारे ज्ञान में कमी होती है या ज्ञान में अवरोध उत्पन्न होता है। जब हमारे ज्ञान में जब कमी होगी, ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा पूर्ण रूप से, ठीक है, या अवरोध उत्पन्न होगा, तब सोच समस्या जो होता है उस परिस्थिति में हमारे सामने आती है। परिस्थिति विरोधी परिणामों के कारण उत्पन्न होती है और वैसी परिस्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, विरोधी टाइप की परिस्थिति जब उत्पन्न हो जाती है तो भी समस्या की उत्पत्ति होती है।
कहता है जब शोधकर्ता अपने अध्ययन में से प्राप्त नवीन तथ्यों का, क्या नवीन यानी न्यू, ठीक है ना, जो न्यू तथ्य होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, को पूर्व स्थापित सिद्धांत से संबंध नहीं कर पाता है तब, यानी पहले, यानी जो पूर्व में जो था उस सिद्धांत से जब संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं तो भी समस्या की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, ये 3 परिस्थिति आपको दिया गया है और यह जो परिस्थिति दिया गया है ये मैकगुइगन के अनुसार दिया गया है। क्लियर, आगे बढ़ें। बेस्ट एवं काहन, बेस्ट एवं काहन 1992 में शोध समस्या की उत्पत्ति के कितने स्रोत को बताए हैं? कौन? बेस्ट एवं काहन 1992 में इन्होंने क्या किया, शोध समस्या की उत्पत्ति के स्रोत के बारे में बताया। तो उनकी जो संख्या थी वो कितनी थी? 60, दैट मीन्स 60। कितनी थी? 60। ओके, तो 60 का 60 जो था उसका यहाँ पर चर्चा नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो बेस्ट एवं काल जो 1992 इन्होंने शोध समस्या की उत्पत्ति के 60 जो स्रोत बताए थे, यानी शोध की जो समस्या है, जो उत्पत्ति होती है, इसके 60 दैट मीन्स 60 स्रोत बताया उन्होंने, जिसमें से कुछ का चर्चा किया है, कुछ का चर्चा किया है, तो उसके बारे में हम लोग चलेंगे। तो सब यहाँ पर देखेंगे आप लोग, फर्स्ट नंबर में है कार्यक्रमित निर्देश। कार्यक्रमित निर्देश दैट मीन्स प्रोग्राम के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसके बारे में कहा गया है। किसके द्वारा? बेस्ट एवं काल के द्वारा। कब? 1992 में। इसका सेकंड नंबर, दैट मीन्स दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है 2 नंबर में? टेलीविज़न निर्देश, यानी टेलीविज़न का जो इंस्ट्रक्शन होता है उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है कि इससे भी समस्या उत्पन्न की जाती है, ठीक है ना। तो समस्या उत्पत्ति इससे भी होती है। टीम प्रशिक्षण यानी टीम टीचिंग, ठीक है। पूरे नीतियाँ जो होती है, यानी जो नीतियाँ होती है, कौन नीतियाँ? घरेलू नीतियाँ एवं अभ्यास, उसके कारण भी, ठीक है। आगे बढ़े। पाठ्य उत्तर कार्यक्रम जो करिकुलम होता है उस एक्टिविटी से भी, खुला वर्ग जो ओपन क्लासरूम होता है उससे भी समस्याएं बहुत सारी होगी, आप देख सकते हैं। पाठ्य पुस्तक से भी होता है, स्वयं अध्ययन अगर कीजिएगा तो उससे भी होगा, ठीक है। यौन शिक्षा से होगा, विशेष शिक्षा से होगा, केस अध्ययन से होगा एंड केस स्टडी, ये सब से होता है। दबाव एवं उपलब्धि के कारण भी होता है। स्ट्रेस एंड अचीवमेंट जो होता है, प्रशासनिक नेतृत्व, अगर आपको इसको अच्छे से पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके इसको आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। क्लियर, क्योंकि समस्या की उत्पत्ति को, कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाते हैं तो आपको लगता है कि ओ ये भी समस्या हो सकती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यंग का। यंग ने भी 1992 दैट मीन्स 1992 में इन्होंने सोच समस्या की उत्पत्ति के 3 स्रोत को बताया। कौन? यंग ने, ठीक है, इन्होंने बताया। इसके बाद तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जानेंगे और समझेंगे। प्रलेखी स्रोत, डॉक्यूमेंट्री सोर्स, उसको प्रलेखी स्रोत दैट मीन्स डॉक्यूमेंट्री सोर्स, यानी यंग द्वारा सोच समस्या की उत्पत्ति के 3 स्रोत बताए गए हैं। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग स्रोत के बारे में जिक्र किया है, ठीक है ना। तो आपको उस हिसाब से देखना होगा कि किस मनोवैज्ञानिक का नाम लेकर कहा गया है कि कितने स्रोत हैं, तो उसको आपको समझना होगा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। इसके बाद व्यक्तिगत स्रोत दैट मीन्स पर्सनल सोर्स, उसके कारण भी उन्होंने समस्या की उत्पत्ति का जिक्र किया है। कौन? यंग ने। कब? 1992 में। तो प्रलेखी स्रोत ये फर्स्ट नंबर में है। सेकंड नंबर में है व्यक्तिगत स्रोत दैट मीन्स पर्सनल, ओके। इसका थर्ड नंबर का जिक्र हम लोग करेंगे। थर्ड नंबर में है पुस्तकालय स्रोत। दैट मीन्स क्या कहा जा सकता है कि यंग द्वारा 1992 में सोच समस्या की उत्पत्ति के जो 3 स्रोत बताए गए हैं
वह प्रलेखी स्रोत, व्यक्तिक स्रोत, पुस्तकालय स्रोत, इन तीनों स्रोत का वो क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। ठीक है। प्रलेखी स्रोत, तो पहला वाला वहाँ पे देखिए कलर चेंज था, तो उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। डॉक्यूमेंट्री स्रोत में क्या क्या सम्मिलित होता है। तो इस स्रोत में पदीय, दैट मीन्स ऑफिशियल, इस स्रोत में पदीय एवं अपदीय सांख्यिकियों का निरीक्षण एवं विश्लेषण, स्थानीय समाचार पत्रों तथा जनगणना प्रकाशनों जहाँ से वर्णनात्मक सामग्रियाँ आसानी से उपलब्ध हो जाती है, वो हो जाता है प्रलेखी स्रोत। कौन स्रोत हो जाता है? प्रलेखी स्रोत। प्रलेखी स्रोत में क्या होता है? इस स्रोत में पदीय एवं अपदीय सांख्यिकियों का निरीक्षण एवं विश्लेषण, स्थानीय समाचार पत्रों तथा जनगणना प्रकाशनों से, ठीक है ना, वर्णनात्मक सामग्रियाँ आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यंग ने 1992 में सोच समस्या की उत्पत्ति के 3 स्रोत को जो बताया, तो सेकंड नंबर में था व्यक्तिक स्रोत, दैट मीन्स पर्सनल सोर्स। अब इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है। तो व्यक्तिक स्रोत से क्या पता चलता है, यानी पर्सनल सोर्स से क्या पता चलता है? इस स्रोत में उन पेशेवरों के बातचीत कर, मतलब जिसका जो पेशा होता है, उन पेशेवरों से बातचीत कर समस्या ढूंढने की कोशिश की जाती है, जिन्हें वांछित आंकड़ों के बारे में सही सही ज्ञान होता है। अब किसी को किसी चीज़ के बारे में अगर ज्ञान ही नहीं होगा और हम उसे उस फील्ड के बारे में उससे पूछ लेंगे, तो जानकारी नहीं दे पाएगा। राजनेता से राजनीतिक के बारे में अगर पूछेंगे तो वो अच्छी तरह से बताएगा। टीचर से पढ़ाई के बारे में पूछेंगे तो वो अच्छी तरह से बताएगा। मैथ टीचर से अगर हिंदी के बारे में पूछेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट मैथ के बारे में पूछेंगे जो अच्छे टीचर होंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इस स्रोत में पेशेवर जिस चीज़ के होते हैं, उन्हीं चीज़ के बारे में उससे आंकड़ा प्राप्त किया जाता है। अब कहता है यंग ने सोच समस्या की उत्पत्ति के 3 स्रोत जो बताए थे, वो थर्ड नंबर में था पुस्तकालय स्रोत। अब हम लोग पुस्तकालय स्रोत के बारे में पढ़ेंगे कि पुस्तकालय स्रोत क्या होता है। पुस्तकालय स्रोत से क्या पता चलता है कि इसमें पाठ्य पुस्तकों, जनरल जो होता है, मोनोग्राफ एवं समाचार विश्लेषण आदि का रखा जाता है। पुस्तकालय में यही सब मिलेगा आपको, तथा इसमें सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों तरह के ज्ञान संग्रह किए जाते हैं, सैद्धांतिक ज्ञान भी और व्यवहारिक ज्ञान भी, जिसके आधार पर शोध समस्या के बारे में निर्णय लिया जाता है। आगे बढ़े। अत्यधिक विशिष्टता समानता से भी बड़ा खतरा है। जो अत्यधिक विशिष्टता होती है वो समानता से भी बड़ा खतरा है। यह किस मनोवैज्ञानिक द्वारा ऐसा कहा गया? ठीक है, तो वो कहा गया था कर्लिंगर के द्वारा। यानी अत्यधिक विशिष्टता जो होती है, जैसे कोई व्यक्ति सामान्य कार्य करता है, उसमें अधिक विशिष्टता आ जाती है या कम आ जाता है, दोनों में समस्या उत्पन्न होती है। यह बात कर्लिंगर द्वारा कहा गया था। ठीक है। कहता किस किस के माध्यम से एक अच्छी समस्या का निर्माण हो सकता है? किस किस के माध्यम से एक अच्छी समस्या का क्या हो सकता है? निर्माण। ठीक है। तो छात्रों की समस्या का अध्ययन कर, जो स्टूडेंट होते हैं, अब कुत्ता भौंकना शुरू कर दिया, तो छात्रों की समस्या का अध्ययन कर शोध पत्र, शोध, जर्नल, पाठ्य पुस्तकें, शिक्षकों, अभिभावकों एवं विशेष सामाजिक एवं शैक्षिक क्षेत्र में, विशेष सामाजिक एवं शैक्षिक क्षेत्र में होने वाले नवीन परिवर्तनों इत्यादि के माध्यम से जो होता है समस्या का निर्माण हो सकता है, अच्छी समस्या का निर्माण। जो छात्रों की समस्या का अध्ययन करके, शोध पत्र के द्वारा, जर्नल जो छपता है उसके द्वारा भी, ठीक है, पाठ्य पुस्तक के द्वारा भी, शिक्षक के द्वारा, अभिभावक के द्वारा, ठीक है, विशेष सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्र में होने वाले नवीन परिवर्तन के माध्यम से भी एक अच्छी समस्या का निर्माण हो सकता है। आगे बढ़े।
सोच समस्या की विशेषताएं क्या क्या होती है, अगर इसका देखें, एडवांटेज देखें तो क्या क्या हो सकता है विशेषता इसका। सोच समस्या में समस्या कथन की अभिव्यक्ति प्रश्नात्मक वाक्य के रूप में होती है। कौन वाक्य के रूप में होती है? प्रश्नात्मक वाक्य के रूप में होती है। समस्या कथन द्वारा दो या दो से अधिक चरों के बीच, दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंधों की अभिव्यक्ति होती है। सोच समस्या को वैज्ञानिक होने के लिए यह भी आवश्यक है, अगर इसको चाहते हैं कि ये साइंटिफिक रहे तो यह अति आवश्यक है। ठीक है। अनुभविक विधियों से जांच किया जाना संभव होना चाहिए। कौन विधि? अनुभविक विधि से। तथा उन चरों की माप आंकड़ों का संग्रह करने के लिए किया जाना संभव हो। ठीक है। सोच समस्या नैतिक मूल्यों का निर्णयों से संबंधित नहीं होना चाहिए, एथिकल नहीं होना चाहिए, नैतिक मूल्य से संबंधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी सोच समस्या का अध्ययन काफ़ी कठिन हो जाता है। धर्म का, किसी धर्म पे बात करेंगे तो ये नैतिक मूल्य सब आता है, आचार विचार ये भी सब नैतिक मूल्य पे आता है। ठीक है। सोच समस्या कथन की जांच करने में अधिक समय तथा धन का व्यय नहीं होना चाहिए, ना ही समय का ना ही धन का, यानी कम खर्चीला भी होना चाहिए। ये सब विशेषता इसका जरूरी है। यहाँ देखिएगा आप लोग, कहता अत्यधिक विशिष्टता अत्यधिक समानता से बड़ा खतरा, ये किसने कहा था? तो आपको पता है, कर्लिंगर ने कहा था। सोच समस्या के प्रकार को, तो सोच समस्या की जो टाइप होती है, ठीक है, तो उसके मुख्य रूप को दो भागों में बांटा गया है सोच समस्या को। ठीक है। तो कौन कौन सोच समस्या होती है? एक होती है समाधान योग समस्या, दैट में सोल्वेबल प्रॉब्लम, यानी जिसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। और दूसरा होता है असमाधान योग, यानी अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम, जिसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला वहाँ पे था समाधान योग्य समस्या, यानी सोच समस्या के दो प्रकार हैं, एक समाधान योग्य, एक समाधान नहीं होगा भाई। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं बात समाधान योग्य समस्या के बारे में। ठीक है। जिनका समाधान व्यक्ति अपनी सामान्य क्षमता के आधार पर करता है। ठीक है। क्लियर हो गया बात। इसके बाद कहता है इस प्रकार की जो समस्या होती है उसका मुख्य रूप से विज्ञान, कला, मानविकी विषय से संबंधित होता है। यानी समाधान योग्य समस्या जिसको अपनी समान क्षमता के आधार पर सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा इस प्रकार की जो समस्या होती है मुख्य रूप से विज्ञान, कला, मानविकी विषय से संबंधित होता है। ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। सोच समस्या को समाधान योग्य समस्या करने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या जरूरी है, क्या नीड है इसके लिए। ठीक है। सोच समस्या को अगर हम बोलेंगे सोल्यूएबल है तो उसके लिए क्या नेसेसरी है, होना चाहिए। जो उपकल्पना बने, जो हाइपोथेसिस बने, उसे सुसंगत एवं जांचनीय होना चाहिए। अगर जांच योग्य है तो मान लीजिए सोच समस्या ठीक है। समाधान योग्य समस्याएं, ठीक है, और असमाधान योग्य समस्याएं। तो हम लोग चर्चा अब करेंगे असमाधान योग्य समस्याओं के बारे में। यह मुख्य रूप से ऐसे विषयों से जुड़ी रहती है जिनका सही उत्तर देना संभव नहीं होता है। और मतलब इसका तो उत्तर हम सही रूप से नहीं दे सकते ना। ऐसे विषयों को हम दर्शन शास्त्र, धर्म या अभौतिक शास्त्र को रख सकते हैं। यानी दर्शन शास्त्र को रख सकते हैं असमाधान योग्य समस्या में, धर्म को रख सकते हैं, या अभौतिक शास्त्र को भी हम लोग रख सकते हैं। क्लियर? देखिए, यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि मनोवैज्ञानिक समस्या समाधान योग्य समस्याओं के अंतर्गत आती है। अगर मनोविज्ञान का जिक्र करेंगे तो बोलेंगे वो समाधान योग्य समस्या है, और समाधान नहीं बोलेंगे हम लोग। क्लियर? इसका क्या कारण है? मतलब असमाधान जो योग्य समस्या होती है, अनसोल्यूबल जो होती है प्रॉब्लम, उसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? ठीक है ना। तो समस्या में असंरचना,
अगर अनस्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं अनस्ट्रक्चर रहेगा प्रॉब्लम, तो क्या हो जाती है, वो समस्या असमाधान योग्य हो जाती है। क्लियर। इसके बाद अपर्याप्त परिभाषित पद, अगर पद उसका जो है डिफाइंड टर्म अगर नहीं रहता है, डिफाइंड क्या हुआ टर्म नहीं रहता है, तो समस्या हो जाती है। क्लियर। तो इसके बाद यहाँ पर देखेंगे थर्ड नंबर में सुसंगत आंकड़ों के संग्रहण में संभावना। अगर आंकड़ा अगर सुसंगत नहीं रहा, ठीक है ना, संगत नहीं रहा, तो अगर प्रॉब्लम हो गया, पॉसिबिलिटी अगर हो गया क्या, अरे ये आंकड़ा सही नहीं है, तो भी क्या हो जाएगा, वो असमाधान योग्य समस्या के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहला था वहाँ पे समस्या में असंरचना, ठीक है, अनस्ट्रक्चर प्रॉब्लम। तो क्या होता है, मानव के मन में कभी चंचलता क्यों बढ़ जाती है और कभी घट क्यों जाती है। तो यह जो समस्या है, हालांकि समस्या का उत्तर देना भी तुलनात्मक रूप से बहुत आसान नहीं है, मतलब इसका उत्तर दिया जा सकता है पर इट इज़ नॉट ईजी और इट इज़ नॉट सूटेबल। यह सूटेबल भी नहीं है पूर्ण रूप से और ये आसान भी नहीं है। ठीक है। इसके बाद असमाधान योग्य समस्या के कारण में अपर्याप्त परिभाषित पद था सेकंड नंबर में। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। क्या बच्चे अनुकरण द्वारा भाषा सीखते हैं, अनुकरण देख के, ठीक है ना, फॉलो करके। इस सोच समस्या में अनुकरण एक ऐसा पद है जिसके वस्तुनिष्ठ अर्थ दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव मीनिंग में मनोवैज्ञानिकों के बीच विभिन्नता है, डिफरेंस है, उनका थॉट नहीं मिल रहा है। अतः इस शोध समस्या को असमाधान योग्य समस्या में रखा जाएगा, क्योंकि इसमें पद जो है वो अपर्याप्त परिभाषित है। ठीक है, वो डिफाइन किया हुआ अच्छी तरह से नहीं है, इसीलिए मतलब अपर्याप्त है, पूर्ण नहीं है पद, इसलिए। असमाधान योग्य समस्या के कारण में तीसरा नंबर में जो था वो था सुसंगत आंकड़ों के संग्रहण में संभावना। कोई शोधकर्ता एक ऐसा नैदानिक रोगी जो न बोल सकता है, न देख सकता है, न सुन सकता है, ठीक है, वो नैदानिक रोगी है, कि बुद्धि की हमको क्या कर रहा है, मनोचिकित्सा पर, दैट मीन साइकोथेरेपी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हमको देखना है, जानना है, समझना है। ठीक है। तो यह सोच समस्या संरचित है, स्ट्रक्चर है, तथा उसके दोनों पद या चर बुद्धि तथा मनोचिकित्सा ऐसा है जिन व्यवहारिक रूप से ऑपरेशनली जिसको बोलते हैं परिभाषित भी किया जा सकता है। फिर भी इस सोच समस्या के बारे में आंकड़ों का जो है संग्रह करना संभव नहीं है, न देख सकेगा, न सुन सकेगा, न बूझ सकेगा। आंकड़ा कैसे होगा इकट्ठा। ठीक है। क्या मनोचिकित्सा एग्जाम्पल बताना लिखा हुआ है कि जैसे क्या मनोचिकित्सा से रोगी की बुद्धि बढ़ जाएगी या घट जाएगी। अब लीजिए, तो समझ रहे हैं आप लोग, सुसंगत आंकड़ों के संग्रहण की संभावना इसमें बनी रहती है। ठीक है, आगे बढ़ें। अब यहाँ पर देखिए, उपकल्पना को मुख्य रूप से 3 आधार पर वर्गीकरण किया गया है। उपकल्पना को कितने वर्गीकरण किया गया, थर्ड आधार पे, 3 आधार पे। ठीक है, वो क्या क्या है हम लोग जानेंगे। चरों की संख्या के आधार पर, यानी जो हाइपोथेसिस है, ठीक है, उपकल्पना को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया, वर्गीकृत किया गया है। तो एक चर की संख्या के आधार पे, दूसरा विशेष संबंध के आधार पे, यानी चर के विशेष संबंध, और थर्ड जो है विशिष्ट उद्देश्य के आधार पे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उपकल्पना को जो है मुख्य रूप से, कोर रूप से, मेन रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो चरों की संख्या के आधार पे, यानी वेरिएबल्स का जो अमाउंट होता है, संख्या जो होता है उसके आधार पर, डिजिट के आधार पे, और चर के यहाँ विशेष संबंध जो रिलेशनशिप होता है स्पेसिफिक, उसके आधार पे,
और विशिष्ट गोल यानी उद्देश्य के आधार पे, एम के आधार पे। क्लियर। कहता है सी अल्माक यानी जेसी अल्माक ने समस्या ढूंढने के निम्न 4 साधनों की चर्चा की है। देखिए, जब यहाँ पर अल्माक का चर्चा करेगा, किसका चर्चा करेगा? अल्माक का चर्चा करेगा, तो वहाँ पर बोलना है इन्होंने 4 साधन का चर्चा किया है। कितना? मतलब जेसी अल्माक ने समस्या ढूंढने के कितने साधन? 4 साधनों की चर्चा की है। उनके नाम क्या क्या है? क्लियर। तो उनके नाम है अभिलेखों से जो ज्ञात होता है उसका विश्लेषण किया जाए। मतलब उन्होंने क्या किया था? 4 साधन बताया था समस्या ढूंढने का। समस्या ढूंढने का उन्होंने 4 साधन बताया था। ठीक है। तो अभिलेखों से जो ज्ञात है उसका विश्लेषण किया जाए, यानी अभिलेख से जो आपको ज्ञात होता है उसका क्या कीजिए? विश्लेषण कीजिए, एक्सप्लेनेशन कीजिए। ठीक है। इसके बाद व्यवस्था के कमी अथवा अंधकारपूर्ण क्षेत्र को ढूंढ निकाला जाए, यानी व्यवस्था की जो कमी होती है, ठीक है, वहाँ पर जो कमी होती है उस कमी को ढूंढा जाए, उस कमी को ढूंढा जाए। नंबर थ्री क्या है? तो अनियमितताओं, विरोधाभास, मत भिन्नता के स्थल तथा ऐसे स्थलों को ढूंढ निकाला जाए जिनके निष्कर्षों की विधिवत जांच नहीं की गई हो। यानी आपको अनियमितता को ढूंढना है, विरोधाभास को ढूंढना है, मत भिन्नता को ढूंढना है, जिसका जो है निष्कर्ष जो है विधिवत यानी मेथड के द्वारा नहीं किया गया है। ठीक है। उसको क्या करना है? उसको ढूंढना है जिसका जांच नहीं किया गया है। क्लियर। कहता है विषय से संबंधित गोष्ठी, अध्ययन तथा चिंतन को विकसित किया जाए। क्या किया जाए? विकसित किया जाए। तथा उन बातों, दृष्टि, मतलब उस बात पर दृष्टि रखी जाए जिनमें क्रियाएं अधिक हुई है, उस बात पर दृष्टि आपको रखना होगा। तथा जो उपेक्षित हैं, जो उपेक्षित है उस पर भी आपको दृष्टि रखना होगा। पद्धति को भी ध्यान रखा जाए, जिस पद्धति को आप अपनाए हैं उस पद्धति पर भी ध्यान रखिए। इस विश्लेषण से हम समस्या प्राप्त कर सकते हैं, इस चारों से। ये सी यानी जेसी आल्मक ने ऐसा बताया था। ठीक है। कहता एच अबेल्सन ने समस्या के स्रोत के संबंध में निम्नलिखित 4 सुझाव दिए। देखिए, एबेल्सन जो है इन्होंने भी 4 सुझाव दिया, पर ये थोड़ा डिफरेंस होंगे। ओके। तो एच एबेल्सन, तो पहला क्या है? किसी शिक्षा पा रहे, मतलब शिक्षा पा रहा है, शिक्षा की प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं। कोई भी शिक्षा पा रहा है उसका प्रक्रिया का अध्ययन कर रहा है, या शिक्षा संबंधी कार्य कर रहा है, या क्या कर रहा है? शिक्षा संबंधी कार्य कर रहा है। तो उसके अनुभव में अंतर द्वंद्व जो होता है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, तो एक प्रमुख साधन है उसका। अंतर्द्वंद का जो एक्सपीरियंस होता है उसका एक प्रमुख साधन है जिज्ञासा, तथा अंतर्द्वंद उसके सामने अनेक समस्याएं स्वयं प्रस्तुत करता रहेगा। यानी किसी शिक्षा जब पा रहा है, किसी प्रक्रिया का अध्ययन कर रहा है, किसी शिक्षा में कार्य कर रहा है, तो उसको जो अभ्यास हो जाता है, जो एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो समस्या प्रस्तुत करता रहेगा उसका अंतर्द्वंद। ये वह पहला। दूसरा, शोध प्रबंधों के अंत में दिए गए, जब शोध प्रबंध होता है तो उसका अंत में दिए गए क्या? सुझाव, उससे भी। ठीक है। कहता अनुसंधान कार्य जो पूरा हो चुका है, जो कंप्लीट हो गया अनुसंधान, ठीक है, रिसर्च वर्क ऑलरेडी कंप्लीटेड, तथा इनका निचोड़, अब जो निचोड़ निकला, जो प्राप्त हुआ, इनकी लघु रूपरेखा को देकर बुद्धिमान व्यक्ति अनेक समस्याएं ढूंढ निकालते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो अनेक समस्याएं ढूंढ लेगा। ठीक है। एच एबेल्सन जो बताए थे उन्होंने,
तो उनका चौथा नंबर में जाके आता है उन क्षेत्रों को ढूंढ निकालना है जो आज तक उपेक्षित रह गए हैं, ठीक है, और जिन पर कार्य हुआ ही नहीं है, जिन पर कार्य हुआ ही नहीं है। तो ये भी एक समस्या के स्रोत हैं और ये चौथा नंबर में है। इन्होंने 4 सुझाव दिया था H.H. विल्सन ने, तो चारों कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब आता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के टीचर जो हैं W.A. मैककॉल ने प्रयोगात्मक समस्याओं को ढूंढने के 5 मार्ग बताए हैं। बट ये क्या बोल रहे हैं कि प्रयोगात्मक समस्या, एक्सपेरिमेंट जो प्रॉब्लम होता है उसके बारे में इन्होंने कितने मार्ग बताए? 5। तो इनका देखते हैं। नंबर 1 मैककॉल द्वारा बताया गया था। इनका कहना क्या था कि किसी विशेष क्षेत्र के जिज्ञासु छात्र बन जाइए और उस पर गहन अध्ययन कीजिए, ठीक है। तो ये W.A. मैककॉल ने बताया था एक्सपेरिमेंट प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए 5 मार्क दिए थे। पहला हो गया। दूसरा, आलोचनात्मक ढंग से साहित्य का अध्ययन करें। आलोचनात्मक ढंग से, जो बोल रहा है वो नहीं, आलोचना मतलब क्या कीजिए, थोड़ा सा नहीं होता है, निकालिए उसमें। अब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो खोज निकालिए। क्या निकालिए? खोज निकालिए। और इसी को बोलता है आलोचना। जो कहा वो हम मान नहीं सकते हैं, उस पर अपना तर्क दीजिए आप, ठीक है। तो करें, लोगों की चर्चा सुने तथा आलोचनात्मक दृष्टिकोण से ही कार्य करें, ठीक है। ये हो गया सेकेंड नंबर। समस्या ढूंढने के 5 मार्ग में ये सेकेंड था। थर्ड नंबर में देखिए, प्रत्येक बाधा को जो चिंतन अथवा कार्यक्षेत्र में आ रही हो, जितना ही बाधा आ रहा है चिंतन करने में, कार्यक्षेत्र में, उसको महत्व दीजिए, इग्नोर नहीं कीजिए उसको, ओके। ये था थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर में हम लोग जाएंगे अभी। अनुसंधान कार्य प्रारंभ कर दिया जाए और फिर उसमें उत्पन्न कठिनाइयाँ को जिज्ञासापूर्वक देखा जाए। यानी अनुसंधान कार्य को प्रारंभ कीजिए, ठीक है, स्टार्ट कीजिए, और उसमें जो कठिनाइयाँ आ रही है उसको जिज्ञासापूर्वक देखिए, समझिए, ठीक है। तो ये 5वां नंबर आ गया जो W.A. मैककॉल ने प्रयोग समस्या को ढूंढने के मार्ग बताए थे, उसमें से 5वां नंबर में है। अब तक पढ़ रहा हूँ मैं, अब तक उस क्षेत्र में जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, मतलब आपको जो प्राप्त हो चुका है, उस संपूर्ण पर अधिकार किया जाए, उसको जानकारी लिया जाए, क्योंकि उसमें एक दिशा प्राप्त होगी आपको, ठीक है, गाइडलाइन मिल जाएगा आपको। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो समस्याएं तथा विचार आए हैं उनका एक व्यवस्थित अभिलेख तैयार कर लीजिए। क्या कर लीजिए? अभिलेख तैयार कर लीजिए। अब देखिए, हम लोग यहाँ बात करेंगे जॉन W. बेस्ट के अनुसार। किसके अनुसार? जॉन W. बेस्ट के अनुसार शिक्षा क्षेत्र में, दैट मीन्स एडुकेशन एरिया में, समस्या के निम्नलिखित स्रोत हैं। ये जॉन W. वेस्ट ने बताया एडुकेशन फील्ड में, ठीक है ना, समस्या के स्रोत के बारे में बताया। इन्होंने क्या बताया जॉन W. वेस्ट ने कि कक्षा, विद्यालय, समाज, ये सब क्या है? एक साधन है। कक्षा, विद्यालय अथवा समाज स्वयं में एक क्या है? एक साधन है। प्रत्येक शिक्षक नित्य समस्याओं का समाधान करते रहते हैं। ज़्यादातर जो टीचर होते हैं वो समस्या का समाधान करते रहते हैं। जो कुछ भी हम कर रहे हैं वैसा क्यों, जो पढ़ा रहे हैं वही क्यों पढ़ाया जाए, ये किस लिए पढ़ाया जाए, आदि, ठीक है। तो इस समस्या के स्रोत हैं। क्या है? समस्या के स्रोत है एडुकेशन लाइन में। ये जॉन W. बेस्ट ने बताया था इसके बारे में। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे गुड तथा स्केट ने। गुड तथा स्केट ने अनुसंधान की समस्या के 7 स्रोत, 7, ओके। तो इन्होंने, गुड तथा स्केट ने अनुसंधान की समस्या के जो है 7 स्रोत बताए थे। तो पहला है विशेष अध्ययन, स्पेशलाइजेशन, ठीक है। शैक्षिक कार्यक्रम का अनुकरण, परसुएशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम, यानी शैक्षिक कार्यक्रम का अनुसरण करने के लिए।
थर्ड नंबर अध्ययन कार्यक्रम, ठीक है, एंड प्रोग्राम ऑफ रीडिंग। इसके बाद ज्ञान के किसी क्षेत्र का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ एन एरिया ऑफ नॉलेज। ओके। पांचवा नंबर में है वर्तमान क्रियाओं और आवश्यकताओं पर विचार। तो इसके बारे में बताएंगे, कंसिडरेशन ऑफ एक्टिंग, ठीक है, प्रैक्टिस एंड नीड्स। तो इसके बारे में आप लोग देखिएगा। तो फर्स्ट नंबर में क्या दिया गया 7 स्त्रोत में गुण तथा स्केट के अनुसार कि विशेष अध्ययन, ठीक है, शैक्षिक कार्य का अनुसरण, जो एजुकेशन का जो वर्क है उसमें अनुसरण। अध्ययन कार्यक्रम, ज्ञान के किसी क्षेत्र का विश्लेषण। पांचवा नंबर में वर्तमान क्रियाओं और आवश्यकताओं पर विचार। और छठा और सातवां क्या है, तो छठा है अनुसंधान की पुनरावृत्ति, यानी दोहराया जो जाता है, अथवा प्रसार, यानी एक्सटेंशन बोल सकते हैं उसको, ठीक है, या रेपिटेशन। तो अध्ययनकर्ता जो होते हैं, ठीक है, विभिन्न क्षेत्र, यानी जो अध्ययनांगर्त विभिन्न क्षेत्र, ये भी इसके अंतर्गत आता है गुण तथा स्केट के अनुसार, ठीक है। समस्या के चुनाव की विधियां क्या क्या होती है, तो हम लोग यहाँ पर जो है समस्या का जो चुनाव करते हैं, सिलेक्शन जो करते हैं, उसकी विधि के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे यह क्या होता है। अनुसंधान के लिए क्षेत्र का निश्चय, ठीक है, डिटरमाइनिंग द एरिया ऑफ फील्ड ऑफ रिसर्च। क्लियर हो गया। तो अनुसंधान के लिए क्षेत्र का निश्चय, यह क्या है, समस्या चुनाव की विधियां हैं। संबंधित साहित्य का अध्ययन, ठीक है, जो स्टडी होता है उसी से लिटरेचर से संबंधित साहित्य का अध्ययन। अनुसंधानकर्ता और प्राध्यापक संपर्क, ये सब क्या मैं बता रहा हूँ, ये सब समस्या के चुनाव की विधि है। जब मेथड का चर्चा करेगा, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, उसका मेथड का बारे में जब चर्चा करेगा तो ये सब उसमें आएगा कि अनुसंधान के लिए क्षेत्र का क्या किया जाता है, निश्चय। इसके बाद संबंधित साहित्य का अध्ययन और अनुसंधानकर्ता और प्राध्यापक का संपर्क के बारे में। यहाँ पर चौथा नंबर आप देखेंगे वर्तमान कार्य का वैज्ञानिक निरीक्षण, यानी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अनुसंधानकर्ता का स्वयं का अनुभव, अनुसंधान जो करता होते हैं, रिसर्चर जो होते हैं, उनका स्वयं का एक्सपेरिमेंट। इसके बाद था पहले किए गए कार्य की पुनरावृत्ति, जो पहले कार्य किए गए हैं उसके पुनरावृत्ति, ये सभी विधियां आती हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें दिया हुआ है अनुसंधान के लिए क्षेत्र का निश्चय। तो ये क्या होता है, इसमें देखिए अनुसंधानकर्ता का सबसे पहले क्षेत्र निश्चय करना होगा कि हमें अमुक विषय के अमुक क्षेत्र में कार्य करना है, पर ये डिसीजन लेना होगा। यह निश्चय उस क्षेत्र में उसकी विशेष अभिरुचि और सूझ पर निर्भर करेगा, जिसको जितना ज्ञान है, जिसमें जिसकी रुचि है, उसी हिसाब से। इसके बाद कहता है सेकंड नंबर में है संबंधित साहित्य का अध्ययन। तो यहाँ पर देख लिए संबंधित साहित्य का अध्ययन, यानी पाठ पुस्तक, पत्र पत्रिकाएं, तो जिसका जैसा संबंध रहेगा, यानी उसी साहित्य से संबंधित हम क्या करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। पहले किए गए अनुसंधान का अवलोकन, ठीक है। समस्या के चुनाव की विधियां क्या क्या होती है, उनके नाम क्या है। तो थर्ड नंबर में देखेंगे अनुसंधानकर्ता और प्राध्यापक संपर्क के बारे में, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर प्रधानाध्यापक के व्यक्ति, यानी जो उनका व्यक्तित्व होता है प्रिंसिपल का, टीचर का, उनकी कार्यशैली, यानी वर्क जो होता है उनका, उनकी कार्यशैली और रुचि का प्रभाव छात्र के सूझ में जिज्ञासा और उत्तेजना पैदा कराता है। जैसा प्रिंसिपल का रहेगा व्यक्तित्व, कार्यशैली, वर्क एक्सपेरिमेंट,
ये सब पड़ता है छात्रों पे। ठीक है। चौथा नंबर में है वर्तमान कार्यों का वैज्ञानिक निरीक्षण। क्या है? वर्तमान कार्यों का जो होता है उनका वैज्ञानिक निरीक्षण। वर्तमान कार्य पद्धति का वैज्ञानिक निरीक्षण भी अनुसंधानकर्ता में समस्याओं के प्रति सूझ उत्पन्न करेगा, यानी उनको दिमाग आएगा, आइडिया आएगा और उसमें रुचि भी विकसित होगा और उनका जो रुचि है, ठीक है ना, वो भी क्या होगा, विकसित होगा, डेवलप होगा। इंटरेस्ट, रुचि, दैट मीन इंटरेस्ट डेवलप होगा। ये 5वां नंबर में है अनुसंधानकर्ता का स्वयं का अनुभव। ठीक है। अनुसंधानकर्ता यदि जिज्ञासु है और सजग दृष्टि से कार्य करने वाला है। कौन? अनुसंधानकर्ता। ठीक है, यानी रिसर्चर। तथा उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक है, यानी साइंटिफिक है उनका दृष्टिकोण, उनका जो विजुअल दृष्टिकोण है वो साइंटिफिक है। तो उसका स्वयं का अनुभव भी अनुसंधान के लिए अनेक समस्या प्रस्तुत करता रहता है। उनका स्वयं का अनुसंधान। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 5 मतलब 6 नंबर में जो है पहले किए गए कार्य की पुनरावृत्ति के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। तो पहले किए गए कार्य की पुनरावृत्ति जो है परिस्थिति के ऊपर भी थोड़ा सा ये देखा जाता है। यह ज्ञात हो कि पुनरावृत्ति से कुछ महत्वपूर्ण बातें ज्ञात हो सकेगी। यह ज्ञात होने पर ही पुनरावृत्ति लोग करते हैं। मूल अध्ययन में जो संदेहास्पद स्थल रह गए थे उनका निवारण किया जा सकता है पुनरावृत्ति से, तथा पहले किए गए अध्ययन की वैधता से संदेह के लिए पर्याप्त प्रमाण भी मिल चुके हों। ठीक है, तो पुनरावृत्ति करना अधिक आवश्यक हो जाता है परिस्थिति के कारण। ये सब परिस्थिति उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। गणित तथा तर्कशास्त्र जैसे औपचारिक विषय, ये सब जो है औपचारिक विषय है, दैट मीन्स फॉर्मल है। ठीक है। और इस सब को छोड़कर, मतलब औपचारिक विषय को छोड़कर हम लोग अन्य जितने तरह के विषय को पढ़ते हैं उन्हें 3 भाग में बांट दिया गया है या बांटा जा सकता है। ठीक है। यानी गणित दैट मैथमेटिक्स, तर्कशास्त्र दैट मीन लॉजिक जैसे औपचारिक विषय को छोड़कर हम लोग अन्य जितने तरह के विषय हैं, ठीक है, यानी जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, यानी जो डिसिप्लिन है, उनको 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। तो पहली श्रेणी में उन विषय या शास्त्र को रखते हैं, वैसा विषय या शास्त्र को रखते हैं जिन्हें हम विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं। क्लियर? इसमें रसायन शास्त्र दैट मीन्स केमिस्ट्री, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, मनोविज्ञान आपका सब्जेक्ट, भूगोल, ज्योग्राफी, जीव विज्ञान, भौतिकी आदि आते हैं। क्लियर? पहला वाला समझ में आ गया। यानी पहली श्रेणी में उन विषय या शास्त्र को रखते हैं जिन्हें हम विज्ञान कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो रख करते ही हैं, साइकोलॉजी भी आता है, सोशियोलॉजी भी आता है। इसके बाद दूसरी श्रेणी में उन विषयों को रखते हैं जिन्हें हम विज्ञान नहीं कहते हैं, ठीक है, साइंस नहीं कहते हैं, जैसे कला यानी आर्ट्स, साहित्य, संगीत, भाषा, ठीक है, ये सब आते हैं। यानी भाषा, लैंग्वेज, संगीत, म्यूजिक, साहित्य यानी लिटरेचर, ठीक है, आर्ट्स वगैरह इस सब में आते हैं, जिसको साइंस हम लोग नहीं कहते हैं। थर्ड नंबर में, थर्ड श्रेणी में क्या होता है, जिसमें हम दर्शन शास्त्र, धर्म यानी फिलोसफी, रिलीजन आदि को रखते हैं। इनको जो पीपल होते हैं, ठीक है, सुविधा के लिए एक संयुक्त नाम दिया गया है जिसे अभौतिक विषय कहा जाता है। इसे सुविधा के लिए, मतलब जिससे इजी पड़े, इसीलिए इसको अभौतिक सब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? चलिए, साइकोलॉजी वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, थैंक यू। अगर आपको साइकोलॉजी सब्जेक्ट से और भी सब मतलब रिलेटेड जो भी है
वो आप ले सकते हैं। कहने का मतलब आपको जानकारी इसमें मिलेगा। साइकोलॉजी यूजी नेट के लिए तो बनाए हैं हम, ठीक है, चैनल। बट अगर यूजी नेट का जो सिलेबस है, अगर उस सिलेबस से आपका सब्जेक्ट अगर फोकस कर रहा है, मिल रहा है, मैच कर रहा है, तो आप मेरे जो चैनल हैं उनको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। क्योंकि जितना भी यूजी नेट का सिलेबस है, ठीक है, तो उसमें जो चैप्टर है वो ज़्यादातर चैप्टर आप इंटर कीजिए, एमए कीजिए, पीजी कीजिए या पीएचडी कीजिए, तो इसका जो चैप्टर है उसका अंश सिलेबस में दिया हुआ है, तो वो चैप्टर आपके लिए मैच कर जाएगा और उसको आप पढ़ लीजिए। इसके बाद आप कुछ भी कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।